मैं राजवीर सिंह चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SRR मुरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आपको BSc पार्ट 3 का पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाऊँगा। इस पेपर 2 के अंदर फर्स्ट यूनिट जो है आपकी, उसको आज अपन डिस्कस करेंगे। जैसे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ये क्या है, पहले तो अपन ये देखें कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अवशोषण एवं उनके उत्सर्जन पर आधारित वह विधि जिससे अपन किसी भी रासायनिक यौगिक की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ज्ञात कर सकते हों, उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। यानी कि जब वाइट लाइट की किरण को किसी प्रिज्म अथवा ग्रेटिंग में से गुजारा जाता है तो वह विभिन्न रंगों अथवा तरंगधारियों के अवयवों में प्रक्षेपित हो जाती है। रंगों के इस प्रक्षेपण को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अर्थात किसी भी अज्ञात यौगिक वाले या अज्ञात संरचना वाले यौगिक का स्पेक्ट्रम प्राप्त करना, उस स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करना और उस यौगिक की आणविक संरचना की व्याख्या करना ही स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरंगों द्वारा दिए गए सैंपल के नाभिक के ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण का अध्ययन किया जाता है। नाभिक को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखकर ये एनर्जी लेवल उत्पादित किए जाते हैं। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सोर्स द्वारा रेडियो आवृत्ति के तुल्य तरंगों को नाभिक पर आपतित किया जाता है तो नाभिक को अल्फा जीमान स्तर से बीटा जीमान स्तर में संक्रमण संपन्न होता है। अर्थात नाभिक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में अनुनाद की अवस्था में आ जाता है। इस अवस्था के फलस्वरूप NMR अवशोषण संकेत प्राप्त होते हैं, जिनके आधार पर सैंपल की संरचना का निर्धारण किया जाता है। नाभिक को अनुनाद अवस्था में लाने के लिए यह आवश्यक है कि नाभिक की घूर्णन आवृत्ति स्रोत द्वारा आपतित रेडियो फ्रीक्वेंसी के समतुल्य हो जाए। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी जो होती है वो 2 प्रकार से है। एक तो फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड होता है, जिसके अंदर अपन एक्सटर्नल जो आरोपित मैग्नेटिक फील्ड है उसका मान स्थिर रखा जाता है और इसमें नाभिक की घूर्णन आवृत्ति निश्चित हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अर्थात ऐसी स्थिति में नाभिक को अनुनाद की अवस्था में लाने के लिए स्रोत की आवृत्ति में तब तक परिवर्तन किया जाता है जब तक कि वह नाभिक की घूर्णन आवृत्ति के समतुल्य नहीं हो जाती। अर्थात इस विधि में स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन किया जाता है। दूसरा प्रकार होता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्वीप मेथड, यानी चुंबकीय क्षेत्र स्वीप विधि। इसमें सोर्स की आवृत्ति स्थिर रखी जाती है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के मान में परिवर्तन किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप नाभिक अनुनाद की अवस्था में आ जाते हैं। सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों की संरचना का निर्धारण जो है मुख्य प्रकार से 2 प्रकार की NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी अर्थात प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस तथा कार्बन 13 CMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को काम में ले सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर या अपने सिलेबस के अंदर प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करेंगे। इस PMR को
सबसे पहले E.M. पेर्सल तथा फेलिक्स ब्लोच नामक वैज्ञानिकों ने 1946 के अंदर विकसित किया था और इसी के आधार पर इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी श्रेष्ठ हो गई है। यानी एक तरह से NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है IR और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी श्रेष्ठ हो गई है। किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी से प्राप्त स्पेक्ट्रम को निम्न 3 कारकों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यानी स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होता है उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन और शेप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। उपरोक्त सभी गुण तंत्र के आणविक पैरामीटर पर निर्भर करते हैं। NMR के संदर्भ में आणविक पैरामीटर निम्न प्रकार से हो सकता है: शील्डिंग कांस्टेंट ऑफ न्यूक्लियाई यानी नाभिक का परिरक्षण स्थिरांक, कपलिंग कांस्टेंट ऑफ न्यूक्लियाई नाभिक का युग्मन स्थिरांक और लाइफ टाइम ऑफ एनर्जी लेवल यानी ऊर्जा स्तर का जीवन समय। अब इसमें अपन देखते हैं कि न्यूक्लियर स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट ये क्या है, नाभिकीय चक्रण और चुंबकीय आघूर्ण। ये जैसे कि अपन जानते हैं कि नाभिक के अंदर कोई भी परमाणु हो उसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन या नाभिक जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ होता है और इलेक्ट्रॉन के समान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन भी अपने अक्ष पर चक्रण का गुण रखते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार प्रत्येक के लिए कोणीय संवेग का मान ½ h/2π होता है, जहाँ h क्या है ये अपने को पता है, 2π h प्लैंक्स कांस्टेंट। सभी नाभिकीय कणों के परिणामी कोणीय संवेग को नाभिकीय चक्रण यानी न्यूक्लियर स्पिन कहते हैं और इसका ज्ञात करने का निम्नलिखित सूत्र होता है। नाभिकीय चक्रण बराबर क्या होता है, h/2π √i × i+1। यहाँ i क्या है, नाभिक की चक्रण क्वांटम संख्या है जिसका मान 0, ½ 1 या 3/2 होता है। नाभिकीय चक्रण के लिए निम्न 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत जिसमें वे नाभिक जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विषम संख्या में होते हैं अर्थात इनका योग सम होता है, अर्थात i का मान जो है पूर्णांक होता है, जैसे i बराबर 1, 2, 3। दूसरा, वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग विषम होता है, विषम संख्या होती है, अर्थात i बराबर ½ 3/2 5/2 आदि। तीसरा, वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सम संख्या में होते हैं और इसके लिए i का मान 0 होता है। जैसे कि इस टेबल में दिखाया अपन ने, प्रोटॉनों की संख्या विषम, न्यूट्रॉन की संख्या विषम, तो चक्रण क्वांटम संख्या 1, 2, 3। उदाहरण 1h2 7n14। दूसरा, प्रोटॉन की संख्या सम, न्यूट्रॉन की संख्या विषम, जैसे ½ चक्रण क्वांटम संख्या क्या हो गई, ½ 3/2। एग्जाम्पल 13C 6। तीसरा क्या हो सकता है, विषम हो सकती है प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या सम हो सकती है, तो इसके अंदर 1h1 9 F16 एट्सेट्रा, या फॉस्फोरस ब्रोमीन। और प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन दोनों की सम हो, चक्रण क्वांटम संख्या 0 हो तो 12 6 कार्बन, या ऑक्सीजन 8 है, सल्फ़र 16 32। कुल मिलाकर के अपन ये कह सकते हैं कि वे नाभिक जिनके लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान 0 होता है, अर्थात नाभिक में शुद्ध चक्रण का मान 0 होता है, इसके अवशोषण संकेत NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा प्रदर्शित नहीं किए जाते हैं, जैसे कार्बन 6 12, ऑक्सीजन 8 16, सल्फ़र 16 32। और जिनके नाभिक चक्रण क्वांटम संख्या का मान भिन्न भिन्न होता है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में अवशोषण शिखर अब्जॉर्प्शन पीक्स द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, एल्युमिनियम, फॉस्फोरस और टिन। इन नाभिकों में चुंबकीय आघूर्ण होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में चुंबकीय आघूर्ण होता है, इनका योग सम संख्या में होता है, तो ये एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, जबकि विषम संख्या में होने पर इनका चुंबकीय आघूर्ण
प्रेजेंट रहता है। अब NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की थ्योरी क्या है, यानी चुंबकीय आघूर्ण युक्त कोई भी नाभिक होगा वो एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है और अपने अक्ष पर चक्रण करता है। जब प्रोटॉन को एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी में निश्चित आवृत्ति पर अन्योन्यन की क्रिया करता है और इसके फलस्वरूप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष दो प्रकार के अभिविन्यास प्राप्त कर लेता है, एक तो अलाइनमेंट विद फील्ड और एक अलाइनमेंट अगेंस्ट फील्ड, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। एनर्जी लेवल दिया है, एक तरफ प्रोटॉन का ऊर्जा स्तर E1 E2 डेल्टा ई डिफरेंस होता है, इसका डेल्टा ई बराबर h न्यू, और यदि प्रोटॉन बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के साथ अलाइनमेंट करता है तो यह ऊर्जा अवशोषित कर हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है और कुछ ऊर्जा वहाँ से फ्री करके पुनः अपने हाईली स्टेबल लो एनर्जी स्टेट में आ सकता है। इस प्रकार एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर प्रोटॉन का स्थानांतरण जो है फ्लिपिंग कहलाता है। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा डेल्टा ई बराबर h न्यू होती है, जो कि रेडियो आवर्ती क्षेत्र की विद्युत चुंबकीय विकिरणों द्वारा प्राप्त होती है। दो ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा स्तर प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। डेल्टा ई बराबर म्यू बी एन H0 अपॉन आई, यहाँ म्यू नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण है जो कि प्रत्येक नाभिक के समस्थानिक की चारित्रिक विशेषता है। H0 प्रयुक्त क्षेत्र है, Bn स्थिरांक है जिसे नाभिकीय मैग्नेटॉन कहते हैं। इस प्रकार NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर लगभग इतने 10⁴ घोष चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का उपयोग करते हैं और ये प्रोटॉन के लिए अवशोषित आवृत्ति जो है 4 × 10⁷ हर्ट्ज के बराबर होती है। यह आवृत्ति रेडियो फ्रीक्वेंसी की होती है। इसमें इस क्षेत्र की आवृत्ति की विकिरणों का प्रोटॉन द्वारा अवशोषण करने पर उसका चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखण में परिवर्तन हो जाता है। हाइड्रोजन नाभिक में केवल जैसे एक ही प्रोटॉन होता है तो उसके चक्रण क्वांटम संख्या का मान ½ तथा -½ होगा, जो कि नाभिक के चक्रण की दिशा पर निर्भर करता है। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड्स क्या हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के एक्सटर्नल मेथड्स के अंदर जैसे आपको नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोमीटर होता है, ये दो प्रकार का होता है, एक तो लो रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट, एक हाई रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट। NMR स्पेक्ट्रोमीटर का रेखांकित चित्र जो है जैसे ऊपर आपको दिखाया गया है, इसमें एक NMR स्पेक्ट्रोमीटर के मुख्य अवयवों का वर्णन है। इसमें एक सैंपल ट्यूब होती है जिसके अंदर अपने को NMR स्पेक्ट्रा ज्ञात करना होता है और उस कंपाउंड को जिस विलायक में मिलाते हैं उसके लिए निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए। इसमें कोई प्रोटॉन नहीं होना चाहिए, अक्रिय होना चाहिए, अध्रुवीय होना चाहिए, ये इसका क्वथनांक कम होना चाहिए, अपेक्षाकृत सस्ता होना चाहिए। अर्थात इस प्रकार का विलायक जो है ये कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है या CdCl3 हो सकता है। क्लोरोफॉर्म की अशुद्धि होती है हालांकि CdCl3 के अंदर, तो कार्बन डाइसल्फाइड भी एक विलायक ले सकते हैं काम में। दूसरा, इसमें एक सैंपल प्रोब होता है जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर जो सैंपल ट्यूब है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तीसरा, चुंबक है जो मेन काम है चुंबक का, वो चुंबकीय फील्ड क्रिएट करने का होता है जैसे हमारा, अर्थात इसके अंदर हाई रिजोल्यूशन वर्क के लिए एक चुंबक जो है कठोर होनी चाहिए। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र स्वीप होता है। इसमें जो सैंपल ट्यूब के चारों ओर एक प्रेषित कुंडली यानी ट्रांसमीटर कोइल होती है जो रिसीवर कोइल के द्वारा ग्राहित होती है, जिसमें धारा प्रवाहित करने पर प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र में सैकड़ों मिलीगॉस तक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फिर इसके अंदर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रेषक होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर। रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर निश्चित आवृत्ति की विकिरण उत्पन्न करता है, एक स्रोत कुंडली का कार्य करती है। एक डिटेक्टर होता है, इसमें सूचकांक के लंबवत होती है, जैसे मान लो रेडियो फ्रीक्वेंसी ग्राहिता कुंडली RF रिसीवर कोइल
के लंबवत होती है तथा प्रतिस्पर्ध नलिका के चारों ओर होती है। एक इसमें रिकॉर्डर होता है, जैसे लास्ट में रिकॉर्डर जो है जो डिटेक्टर से रेडियो फ्रीक्वेंसी में से होकर रिकॉर्ड में पहुंच जाते हैं। और लास्ट में इसकी जैसे शॉर्ट में अपन डिस्कस करें तो ये क्या प्रक्रिया है इसकी, तो प्रोसेस क्या है। जिस यौगिक का NMR अपने को स्पेक्ट्रम प्राप्त करना होता है उसका 5 से 20 मिलीग्राम मात्रा का उपयुक्त विलायक जिसमें प्रोटॉन न हो में घोलकर नलिका में लेते हैं और प्रतिदर्श नलिका में विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट के ध्रुवों के मध्य रखते हैं और प्रतिदर्श नलिका के चारों ओर प्रेषित कुंडली ग्राही कुंडली होती है। चुंबकीय क्षेत्र स्वीप डिवाइस द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि नलिका में उपस्थित नाभिकों के चक्रण द्वारा उत्सर्जित आवर्ती दोलक की रेडियो आवृत्ति के बराबर हो और इस स्थिति में प्रोटॉन द्वारा ऊर्जा का अवशोषण होता है और रिसीवर कोईल संकेतों यानी सिग्नल्स को डिटेक्टर तक पहुंचाता है और बाद में रिकॉर्डर में NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर के NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की थ्योरी है। NMR के स्पेक्ट्रम के मुख्य बिंदु क्या हैं, जैसे इसके मुख्य 4 पॉइंट हैं। किसी भी यौगिक के अणु में जितने प्रकार के प्रोटॉन होंगे NMR स्पेक्ट्रम में उतने ही प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं। NMR स्पेक्ट्रम में प्राप्त संकेतों की स्थिति विभिन्न प्रकार के प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों का वातावरण प्रदर्शित करती है। उदाहरण के लिए मान लो एलिफेटिक, एरोमेटिक या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ऑक्सीजन हेलोजन से अलग हुए हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक वातावरण भिन्न भिन्न होता है। किसी NMR संकेत का एक से अधिक शिखरों में स्प्लिटिंग निकटवर्ती प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन के कारण NMR संकेत N+1 शिखरों में स्प्लिट हो जाते हैं। NMR स्पेक्ट्रम में प्राप्त संकेत अणु में उपस्थित समतुल्य प्रोटॉनों के विभिन्न समुच्चयों की व्याख्या करता है और इसका आगे अपन अध्ययन करेंगे अगले टॉपिक के अंदर।